अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं साकिब बशीर, सीनियर जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के जो अपीलें थीं उनकी केस की समाअत को भरपूर अंदाज से इन्होंने कवर किया। उनके साथ इमरान वसीम हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के जो सदारती रेफरेंस है उसकी समाअत को करीब से देखते रहे हैं। मगर टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने। बड़ी खबर आज की ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तमाम केसेस से बरी हो गए हैं और बज़ाहिर अब वो इलेक्शन के लिए भी अहल करार पाए हैं। हमें मरियम औरंगज़ेब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। मरियम, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। आज का ये जो फ़ैसला है लगता है नवाज शरीफ बड़े किस्मत के धनी हैं और बज़ाहिर ये सब कुछ मेरिट के ऊपर फ़ैसला हुआ है। आप इस फ़ैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये वही अदालतें हैं, वही जज हैं जिनसे पहले आपको गिले शिकवे भी रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मती भाई, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि आज का दिन आया और आज मुल्क का 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म, जिसको 2017 में साजिश के जरिए निकाला गया। और जब मैं साजिश कहती हूँ तो ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने इस केस को बहुत ही करीब से रिपोर्ट भी किया और इस केस को देखा भी। आपको याद होगा कि प्रिविलेज एप्लीकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिविलेज कहकर रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई थी, उसको मेंटेनेबल कर दिया गया। उसके ऊपर सुओ मोटो दे दिया गया, उसके ऊपर एक JIT बना दी गई, उसको सारे फौजदारी इख्तियारात दे दी थी। तारीख में पहली दफा जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी। फिर उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, ट्रायल कोर्ट के मॉनिटरिंग जज लग गए। आपको याद होगा वो बड़े बड़े संदूक जो थे वो सुप्रीम कोर्ट आते थे, पूरा मीडिया उसकी कवरेज, संदूकों की कवरेज करता था। फिर उसके बाद सिलसिले माफिया, गॉड फादर, किस किस्म के अल्फाज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस्तेमाल किए गए और पैनामा के अंदर 400 से ज्यादा लोगों का नाम और मियाँ साहब का नाम भी नहीं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए 3 दफा के मुंतखब वज़ीर आज़म को और तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए, करप्शन का वो इल्ज़ाम भी नहीं लगा सके, पूरी रियासत की मशीनरी इस्तेमाल करते। फिर आपने देखा 3 रेफरेंसेस की डायरेक्शन दी कि 3 अलग अलग रेफरेंस दायर किए जाए एक ही केस में। तो एक केस उसमें वो जो फ्लैगशिप वाला था उसमें उनका एक्सपेटल हो गया, बरी कर दिया नैब की अदालत ने। फिर एवन फील्ड के फैसले में ये लिखा नैब की अदालत ने जिसमें कोई करप्शन, कोई किकबैक, किसी किस्म का कमीशन का शायबा भी नहीं। तो ये कोर्ट का फैसला नैब को एवन फील्ड में। उसके बाद अल बीजिया आया। फिर आपने देखा मरियम के केस में कैसे वो पूरी जब मेरिट के ऊपर सुनाई गई वो सारा कुछ वो आया। फिर आपने देखा फ्लैगशिप के ऊपर जो हुआ। फिर अब अल बीजिया के फैसला। लेकिन क्या भौंडा मजाक किया गया मुल्क के कानून के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, आला कुर्सियों को, आला मनसब को, आला ओहदों को इस्तेमाल करते हुए एक वजीर आजम को हटाना था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में आप देखिए नुकसान कितना हो गया। 7 साल बाद ये जो इंसाफ है और जो आपने कोर्ट में दलाइल सुने, आज आप वहाँ मौजूद थे कि जब कंपनी बनी तो मियाँ साहब उस वक्त डिक्टेटर मुशर्रफ का दौर था। तो क्या मतलब था कि मुशर्रफ के दौर में मियाँ साहब यहाँ से पैसे भेज रहे थे अपने बेटे को कंपनी बनाने के लिए। फिर जब वो पैसे जो भेजे गए उस कंपनी से मियाँ साहब को, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू भेजे गए, वो इसके पास भी डिक्लेयर, वहाँ भी डिक्लेयर, पूरी चीजें मौजूद। फिर एविडेंस जो इनके खिलाफ दिया गया वो सारी फोटोकॉपी। तो वो आज अदालत में जज साहब ने जब कहा कि भाई ये एविडेंस क्या है जो कि मेंटेनेबल नहीं है, देवर ऑल फोटोकॉपीड एविडेंस को जो संदूक आते थे, मतलब एक मजाक किया गया। 17 में मुल्क देखे तरक्की तेज आ रही है, 1 से महंगाई 3 से, सीपैक आ गया, लोड शेडिंग खत्म हो गई। वैसे भी क्या कसूर था? बिल्कुल सही। मरियम, आपने कहा 7 साल लग गए, लेकिन इन 7 सालों में से तो 4 साल की जो ताखीर है उसकी वजह तो खुद मियां नवाज शरीफ थे। 4 साल अगर वो 4 साल पहले आ जाते तो पहले वो उनको ये इंसाफ मिल जाता। उसकी वजह मियां नवाज शरीफ साहब नहीं थे। आपको याद होगा कि कुलसूम आंटी बीमार थी और उनकी एप्लीकेशन थी कि उन्होंने लंदन जाकर उनको देखना तो कहा जाता था कि अभी इतनी सीरियस नहीं है। जो 4 साल थे वहाँ यहाँ जो फाशिज्म का, यहाँ जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत शुदा एक वजीर आजम था जो कि अल्लाह माफी दे, मैं बड़ा उसके लिए नहीं बोलना चाहती, लेकिन मकाफाते अमल में इस वक्त उस वक्त ये 4 साल में जहाँ मियाँ साहब के खिलाफ हो रहा था,
میں نے تو خیال تھا کہ یہ کورس خود سو موٹو، جیسے وہ سو موٹو لیا گیا تھا تو کورس کو خود سو موٹو لے کے اس کو ختم اور انڈو کرنا چاہیے تھا جو 8 اسٹیپ تھا. بہرحال میاں نواز شریف صاحب جو ہی واپس آئے تو اس کے ساتھ ہی میرے خیال میں ان کو انصاف بھی اب جلد ہی مل گیا. مگر ایک ویڈیو بھی تھی جو مریم نواز نے لاہور میں جلد تو نہیں ملا نا، انصاف تو 7 سال بعد ملا. جی انصاف تو بالکل 7 سال بعد ملا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں صاحب جلدی واپس آ جاتے جلدی بھی مل سکتا تھا. نہیں، میاں صاحب کے آنے اور جانے کی بات نہیں تھی. میاں صاحب جب یہاں تھے، ملک کے وزیر اعظم تھے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا اس میں میاں صاحب کے یہاں آنے یا وہاں رہنے یا ادھر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا، ایک ویڈیو بھی تھی جو مریم نواز نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس میں باقاعدہ جاری کی تھی، تو اس ویڈیو سے کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ کیونکہ صرف میاں صاحب اپنی بریت چاہتے تھے یا اس نظام کو بھی درست کرنا مقصد ہونا چاہیے قومی لیڈر کا؟ تو وہ ویڈیو سے پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ آپ نے اچھا سوال کیا متی بھائی. کوئی ویڈیو سے پیچھے نہیں ہٹا. ہم اس اپلیکیشن کو ہم نے وڈرا کیا کیونکہ ارشد ملک صاحب جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور ہم ہمارے جو وکیل تھے انہوں نے پورا اس کے اوپر دلائل دی کہ ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹے، لیکن ایک فوت ہوئے شخص کا کیا ٹرائل ہو سکتا ہے، وہ کدھر آئے گا، کدھر گواہی دے گا اور کیا ہوگا. تو ہم نے اس کو اس کے اوپر وڈرا کی. اور خالی جج ارشد ملک صاحب کی بات نہیں ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے ویڈیو دی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں خود بیٹھ کر کہا تھا کہ مجھے کھوسا صاحب نے کہا کہ بار بار ادھر میرے پاس یہ اپلیکیشن لے کر آؤ. آپ کو یاد ہے نا؟ جی. پھر سرینا کے لفافوں میں آپ ہی کے رپورٹرز نے رپورٹ کیا تھا کہ جو پیسے سے پہلے لفافوں میں فیصلے آتے تھے. یہ سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے. اور میاں صاحب تو پہلے دن کیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں متی بھائی کہ جس وقت یہ کیسز بنے، یہ مینٹین ہوئی اپلیکیشن اور مقدمہ شروع ہوا، تب میاں صاحب باہر گئے میں تھے. میاں صاحب واپس آئے صرف احتساب اور جواب اور قانون کے آگے پیش ہونے کے لیے. جب یہ سزا سنائی گئی گی تب بھی میاں صاحب کلثوم آنٹی کو دیکھنے، کیونکہ وہ بالکل ڈیتھ بیڈ پہ تھی تو لندن میں تھے، سزا سننے کے بعد ہم کو پتا تھا ان کی بیگم اس دنیا میں نہیں رہی، وہ بہت کرٹیکل تھی. مریم نواز شریف صاحبہ وہاں رہ سکتی تھی. وہ والنٹیرلی دونوں لوگ واپس سزا سننے کے بعد کون سی ملک کی تاریخ میں 76 سالہ تاریخ میں ایک مثال بتا دیں کہ کوئی وزیر اعظم مقدمہ شروع ہونے سے بھی ملک واپس آئے اور سزا سننے کے بعد بھی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے واپس ملک آئے. چلیں ایک اور اعلیٰ مثال بھی قائم ہوئی کہ جو سب سے بڑی پروسیکیوشن ایجنسی تھی، جو نیب کا ادارہ تھا جس نے تمام مقدمات بنائے تھے نواز شریف کے خلاف، اب وہ ادارے نے بھی یو ٹرن لے لیا. تو آپ نیب کا بھی شکریہ ادا کریں گی؟ نہیں، میں نیب کا شکریہ نہیں ادا کروں گی. نیب نے اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگی آج، اور آپ نے ان کے پروسیکیوشن کا حال دیکھا تھا. وہ کیا رہے تھے؟ وہ جج صاحب پوچھ رہے تھے کہ ایویڈنس کہاں ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ باعث ہو جائے گا. وہ خود کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ فوٹو کاپی ہے، ہمارے پاس نہ کوئی لنک ہے نہ کسی چیز کا تعین ہے، یہ سارا بائسنس کے اوپر یہ کیسز بنائے گئے تھے. یہ نیب کہہ رہی تھی. تو نیب نے کوئی کارروائی اگر نہیں کی تو کیا آپ چاہیں گی کہ نیب کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے یا ان عدلیہ کے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے یا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے خلاف کہ جو سارے سازش میں ملوث تھے؟ دیکھیں پہلی بات تو بڑی کلیئر ہے کہ دیکھیں یہ میاں نواز شریف صاحب کے وہ تو آج سرخرو ہو گئے نا. آج سارے کیسز کی حقیقت سامنے آ گئی ہے. ذاتی نقصان ہوئے جو irreversible ہے وہ واپس آ ہی نہیں سکتے. لیکن جو اس پورے پروسیس میں ان لوگوں نے نواز شریف کا نقصان نہیں کیا، 7 سال بعد انصاف مل گیا، لیکن ان لوگوں نے اس ملک کا نقصان کیا. اور ہر آدمی جو اس میں ملوث ہے، جو اس میں ملک اور عوام کی روٹی مہنگے کرنے میں ملوث ہے، بجلی کی قیمت مہنگی کرنے میں ملوث ہے، گیس، ہر چیز جو ملک کو ہر طرح سے تباہ کرنے کی اور ملک کے خلاف سازش کرنے میں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہ میں نے اپنے پرسوں اپنی تقریر میں بھی بولا ہے. تو اس اکاؤنٹیبلٹی کو نیب کے ذریعے کروائیں گے، عدالتوں کے ذریعے کروائیں گے، سپریم کورٹ سے کروائیں گے؟ کافی قابل وقت ہوگا. یہ اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے ایک بڑے اس کے ساتھ قانون کے مطابق کیا جائے گا جب بھی کیا جائے گا، لیکن یہ تو مجھے کیسے ہوگی اس کو قبل از وقت ہے میرے لیے بتانا. اچھا، یہ جو ایک تاثر مل رہا ہے اور آپ کے سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب لاڈلا پلس ہیں اور ان کو بڑا پروٹوکول وزیر اعظم کا ابھی سے دیا جا رہا ہے، یہ کون پروٹوکول دے رہا ہے؟ پہلی بات تو جی لاڈلا مجھے نہیں پتا چلتا 23 سال میں ایک الیکشن لڑا ہو، ایک الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہو 2009 کے بعد، 1999 کے بعد، ایک 2013 کا وہ الیکشن ہے. بڑی لاڈلا پن ہے. 7 سال کے بعد ملک میں 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا، جو انصاف ملا، بڑا لاڈلا پن ہے. مطلب یہ سیاست کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ، روز کورٹ میں بیٹھتے ہیں، روز اپنے آپ کو عدالت کے آگے پیش کرتے ہیں. آج بھی جانتے ہیں، آج بھی جب صبح کورٹ جا رہے تھے تو ان کو پتا تھا یہ کیس کیا ہے جس کے اندر میں پیش ہونے جا رہا ہوں، لیکن ملک کے اندر قانون ہے، عدالت ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے وہ آج بھی بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک.
तो ये लाडला पान तो नहीं है। चल, बहुत शुक्रिया मरियम औरंगज़ेब, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात मुस्लिम लीग नून, सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। साकिब बशीर साहब, वही अदालतें, वही हक़ाइक़ हैं मुकदमे के, वही जजेस साहिबान हैं, फ़ैसला बदल गया, ये कैसा हो गया सब? जी, फ़ैसला तो नैब भी वही है, नैब भी वही है। और आज तक जो है वो नैब जब ये इतराज़ उठाया जाता था कि आपने रिकॉर्ड पे फ़ोटो कापीज़ लगाई हैं, तो आज तक नैब डिफेंड करता रहा है कि क्योंकि जज बशीर साहब ने हमारी लगाई हुई फ़ोटो कापीज़ के ख़िलाफ़ जो एतराज़ात थे नवाज़ शरीफ साहब के वकला थे वो रद्द किए, मुस्तरद किए, तो इसलिए फ़ोटो कापीज़ जो है वो लगा सकते हैं और कोई मसला भी नहीं है। लेकिन आज फिर नैब जो है वो बदला और नैब ने कहा हाँ ये सारी फ़ोटो कापीज़ ही हैं, और ये भी कहा कि जो वाजद ज़िया साहब का एनालिसिस है ये सारा कुछ वही है, सबूत। उन्होंने कहा सबूत कहाँ है? उन्होंने कहा JIT का जो एनालिसिस है वो सारे सबूत है। तो ये तो नैब था। अब अगर अदालत या वो जजेस की बात की जाए तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अल-अज़ीज़िया में नवाज़ शरीफ साहब के वकील ख्वाजा हारिस होते थे, बड़ी अच्छी तरह मुझे याद 2019 में वो जो उन्होंने ज़मानतें दायर की, 2 दफ़ा उनमें ज़मानत दायर की, कई दिन बड़ी जो है वो 4-4 घंटे की जो प्रोसीडिंग्स होती थी। किस अदालत में? यही अदालत थी जहां से आज नवाज शरीफ साहब को बरी किया गया चीफ जस्टिस आमिर फारूक और उनके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे। तो यही रिकॉर्ड था और कोई चीज ना ऐड हुई है ना ड्रॉप हुई है। अच्छा। तो नवाज शरीफ साहब को जमानत नहीं मिली, 7 माह वो इस केस में जेल में रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इस लेवल की चीजें थी तो सारा कुछ तो रिकॉर्ड भी था। अदालत ने जो जमानत होती है उसमें टेंटेटिव असेसमेंट लेनी होती है कि अगर आज जो चीज सामने आई है कि सब कुछ फोटो कॉपीज थी और बेंच कन्विंस हो गया है कि फोटो कॉपीज की बुनियाद पर ये जज साहब ने किया कैसे, कि जज साहब ने सजा ही दे दी फोटो कॉपीज की बुनियाद पर कि जो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई जा सकती, कि जब तक के फोटो कॉपीज जिन्होंने दी हैं आपको वो बंदे गवाह के लिए ना आए कि वो बंदा आके गवाही देगा कि ये फलां डॉक्यूमेंट था, वो मैंने देखा ओरिजिनल था, उसकी मैंने फोटो कॉपी ली या फोटो कॉपी दी, वो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा, उस पर जरा होगी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, तब जाके वो एग्जिबिट हो सकती है। तो आपके ख्याल में अदालतें पहले गलत थी? अब मेरा यह ख्याल है कि अब जो अदालत ने किया उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं था। फर्ज करें कि वो सब कुछ नैब कह रहा है कि फोटो कॉपीज है, तो अदालत क्या करती है? अदालत ने यही करना था। मेरा ख्याल है कि जब टाइम था अदालतों को कम से कम उसी वक्त अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। ये हकीकत ख्याल में ये मेरिट पे केस डिसाइड हुआ है या मुद्दई के पीछे हट जाने से, नैब के पीछे हट जाने से? केस तो मेरिट पे डिसाइड हुआ है, लेकिन नैब पीछे भी हटा है। नैब का मौकफ आज तक इन फोटो कॉपीज को वो डिफेंड करते रहे हैं। और आज इन्होंने सरेआम कहा कि नहीं आज फोटो कॉपीज है, तो प्रोसिक्यूशन जो है थोड़ा सा भी पीछे हटे ना तो केस हमेशा से खत्म हो जाया करते हैं। चलिए, और क्विकली इमरान वसीम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके ख्याल में ये नासिर भट्ट साहब की जो जज अरशद मलिक की वीडियो थी, ये उसका दबाव था बिलवास्ता या बिलावास्ता? क्योंकि उस पर इसरार तो नहीं किया, ना उस पर बहस हुई। मती भाई, मैं कान को किसी और तरीके से पकड़ूंगा। एक तो इस पे जो हम मुदई कहते हैं कि नैब मुदई था, इसमें नैब मुदई नहीं था। नैब सिर्फ एक फेस के तौर पे अदालत के सामने खड़ा था। मुदई वो थे जो नज़र नहीं आ रहे थे, और जो नज़र नहीं आ रहे थे वो कौन थे? मेरे ख्याल से इस हवाले से जवेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है जिसमें अलीम खान का भी इंटरव्यू मौजूद है, जिसमें एक साबिक आला शख्सियत का इंटरव्यू भी मौजूद है। उसमें सारी चीज़ें बयान कर दी गई हैं कि ये सारे केसेस कैसे बने थे और किसी एक सियासी जमात को कैसे 2018 के इलेक्शन में जितवाना था। ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं और उसकी अभी किसी फोरम पे तरदीद भी नहीं की गई। और हम ये जो 7 साल के बाद रिलीफ मिलने की बात कर रहे हैं, तो मती भाई ये रिलीफ 7 साल के बाद ही मिलना था, क्योंकि जो इन मुकदमात के साईं थे या जो बनाने वाले थे अब वो नहीं थे। उनका साया जो था नैब के ऊपर वो नहीं था। नैब का किरदार एक कठपुतली से ज़्यादा नहीं था। तो आज नैब ने फिर भागने की कोशिश की। नैब की पिछली समाअत के ऊपर सजा रद्द हुई कि आप रिमांड कर दें। आज फिर नैब ने वही कहा कि आप रिमांड कर दें। हालांकि प्रोसिक्यूशन को जब नीचे से रिलीफ मिल चुका है, नवाज शरीफ को 7 साल की सजा हुई है, तो केस अगर स्ट्रांग था तो नैब अपने पांव पे खड़ा होता, कहता कि हम अपने जो हमें रिलीफ मिला है, जो हमारे हक में फैसला है, उसको हम दिफा करते हैं। लेकिन नैब खुद एतराफ कर रहा था कि फैसला सुकम से भरपूर है, गलतियां हैं, आप रिमांड कर दें। लेकिन पाँव तो वही थे इमरान वसीम साहब, हेड बदल गया था, सर बदल गया था। बट एनीवे, छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक और साबिक वज़ीर आज़म की, और वो वज़ीर आज़म वो था कि जो
बेचारा फांसी पे चढ़ गया। शायद उसको आजकल की सियासी चालाकियाँ या हिकमत अमली नहीं आती थी। जी हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनको 1979 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सज़ाए मौत दी गई एक मशकूक कत्ल के मुकदमे में, और 44 साल बाद एक सदारती रेफरेंस की समाअत कर रही है सुप्रीम कोर्ट ये जानने के लिए कि क्या वो अदालती कत्ल था या वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करता सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला। एक छोटी सी ब्रेक के बाद